हेलो ऑल। अगर आप लोगों ने पास्ट ईयर मेंस एंड प्रीलिम्स के पेपर देखे होंगे एचपीएस एग्जामिनेशन के, तो आप लोग ये बात तो समझ गए होंगे कि इंडियन पॉलिटी में एक टॉपिक जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलता है वो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, ये टॉपिक ना सिर्फ एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है बल्कि उसके साथ साथ जो हमारा इंडियन पॉलिटिकल सेटअप है, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है और जो उसकी अथॉरिटी है, वहाँ पर भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम आज के इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जो टॉपिक आपके प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक आपके मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम एक सिंपल तरीके से एक डिस्कशन के थ्रू इस पूरी टॉपिक को ओपन करेंगे, इसकी एवोल्यूशन देखेंगे, इसके एस्पेक्ट देखेंगे, डिफरेंट डायमेंशन देखेंगे और फिर इस टॉपिक को एग्जामिनेशन के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। देखिए, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप लोग इस लाइन से भी एक बात समझ गए होंगे कि यहाँ पर हम कुछ बेसिक फाउंडेशन या फिर इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। और आप अगर ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ठीक है, लेक्चर शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल। हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमारे जितने भी यूट्यूब सेशंस हैं उनकी पीडीएफ हम शेयर करते हैं और आप लोग वहां से इनको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो शुरुआत करते हैं लेक्चर की। तो सबसे पहले जब मैं बात करता हूं डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर की, तो मेरे मन में एक बात आती है कि वाई द नीड ऑफ दिस पर्टिकुलर डॉक्ट्राइन। इस डॉक्ट्राइन की जरूरत ही क्यों पड़ी? क्या इससे पहले सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था? क्या कुछ इश्यूज थे? तो जब मैं ऐसा सोचता हूं तो मेरी जो नज़र है या मेरी जो थिंकिंग है वो मुझे लेके जाती है पास्ट 20 ईयर्स में, 1951 से लेकर 1973 के पीरियड में। 1951 में होता क्या है कि जब हमारा देश आज़ाद होता है तो कहीं ना कहीं हमारी जो सरकारें हैं उस टाइम की, जो हमारी मेन कांग्रेस सरकार होती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस होती है, उसका मेन एम ये होता है कि हम कैसे भी लोगों में रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करें, लैंड रिफॉर्म्स लेकर आएं, जमींदारी को एबॉलिश करें। तो ऐसे स्टेप्स लेने के लिए वो डिफरेंट एक्ट्स लेकर आती है कि हम जैसे केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट आता है, वेस्ट बंगाल लैंड रिफॉर्म एक्ट आता है, जहां पर चकबंदी के थ्रू, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू जो इनइक्वालिटी होती है लैंड डिस्ट्रीब्यूशन में, उसको मिनिमाइज करने की कोशिश की जाती है कि अगर मान लो एक आदमी के पास 300 बीघा खेत है और एक आदमी के पास बिल्कुल भी खेत नहीं है, तो इस लैंड को 300 बीघा खेत वाले को रिडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो इसका थोड़ा सा पार्सल किसी और को दे देते हैं। तो ऐसी कोशिश की जाती है। तो उस टाइम होता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 31 में हमें एक फंडामेंटल राइट भी दिया गया होता है, राइट टू प्रॉपर्टी। अब जब गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर पर्सन का 300 बीघा जो खेत है उसमें से कुछ पार्ट लेकर किसी और को देगी, तो ये आदमी बोलेगा कि मेरा राइट टू प्रॉपर्टी वायलेट हो रहा है, आप मेरा आर्टिकल 31 वायलेट कर रहे हो। तो यहां पर हमें एक कंफ्यूजन देखने को मिलती है कि क्या हमारी सरकार आर्टिकल 37 में डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, जो उसको ड्यूटी दी गई है कि वो लोगों का भला करे, कुछ ऐसे एक्शन ले जिससे लोगों का वेलफेयर हो, जस्टिस प्रमोट हो, या फिर वो आर्टिकल 31 को प्रोटेक्ट करे, वायलेट होने से बचाए। तो यहां पर सरकार की बीच में जो कंफ्यूजन आती है उसके लिए हमें कुछ केसेस देखने को मिलते हैं सुप्रीम कोर्ट में। जैसे ही एक आदमी की लैंड को लेकर किसी और को दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो वो जिसकी लैंड ली गई है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है। और जब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है तो ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट अपने 2 केसेस में एक इंपॉर्टेंट जजमेंट देता है। ये 2 केसेस कौन से हैं? पहला केस है चंपाकम दोराईराजन केस और दूसरा केस है शंकरी प्रसाद केस। देखिए, चंपाकम दोराईराजन केस में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो फंडामेंटल राइट हैं वो ऊपर हैं और डीपीएसपी उनके नीचे हैं। डीपीएसपी को एज अ सब्सिडरी रखना पड़ेगा एज कंपेयर टू फंडामेंटल राइट। अगर मान लो दोनों में से हमें एक को चुनना है तो हमें फंडामेंटल राइट्स को ऊपर रखना पड़ेगा और डीपीएसपी उनके नीचे रहेंगे। लेकिन शंकरी प्रसाद केस में सुप्रीम कोर्ट अपनी जजमेंट में कहता है कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं उनको अमेंड कर सकता है और डीपीएसपी को इंप्लीमेंट कर सकता है। तो शंकरी प्रसाद केस में ये बोला जाता है कि इंडियन पार्लियामेंट हैज द पावर टू अमेंड द फंडामेंटल राइट्स, और वो जो वेलफेयर मेजर ले रहा है पार्लियामेंट या जो गवर्नमेंट ले रही है उनको वो इंप्लीमेंट कर सकता है। तो आर्टिकल 368 में पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स को इंक्रोच कर सकता है, फंडामेंटल राइट्स को ओवररूल कर सकता है।
अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने शंकरी प्रसाद केस में यह भी बोला कि जो आर्टिकल 13 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, आई नो कि आप लोग जानते हो कि आर्टिकल 13 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, मैं आपको बता देता हूं। देखिए आर्टिकल 13 है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वहां पर यह डिफाइन किया गया है कि व्हाट इज स्टेट या व्हाट इज लॉ। देखिए आर्टिकल 12 में बताया गया है कि स्टेट क्या है, और आर्टिकल 13 में बताया गया है कि लॉ क्या है, लॉ की डेफिनेशन क्या है, कौन कौन से कंपोनेंट लॉ में आएंगे, क्या टेम्पररी लॉ कस्टम्स लॉ का पार्ट बनेंगे, क्या परमानेंट लॉ जो एक स्टेट लेजिस्लेचर बनाती है या जो पार्लियामेंट बनाती है वो लॉ की डेफिनेशन में आएंगे, या उनके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट भी लॉ के अंदर आएगा। तो यहां पर शंकरी प्रसाद केस में सुप्रीम कोर्ट ने जब ये बोला कि पार्लियामेंट हैज द राइट, पार्लियामेंट के पास राइट है कि वो आर्टिकल 368 अमेंड कर सकता है, आर्टिकल 368 यूज करके फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकता है, और जो ऐसा एक लॉ होगा जो ये अमेंडमेंट कर रहा होगा उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बोलेंगे, और ये अमेंडमेंट एक्ट आपका आर्टिकल 13 में लॉ की डेफिनेशन में नहीं आएगा। ठीक है ये वाली बात। तो यहां पर शंकरी प्रसाद केस में कहीं ना कहीं पार्लियामेंट को पावर दे दी गई है कि आप फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हो। उसके बाद जो पार्लियामेंट है वो डिफरेंट एक्ट्स लेकर आती है, चकबंदी करती है, लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन करती है और लोगों का भला करने की कोशिश करती है। उसके बाद एक और जजमेंट आती है गोलकनाथ केस जजमेंट। यहां पर बेसिकली जो हमारी पार्लियामेंट है उसकी 17वीं जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उसको चैलेंज किया जाता है। ठीक है, और 17वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को जब चैलेंज किया जाता है तो एक केस आता है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस, और यहां पर सुप्रीम कोर्ट अपना जो पुराना स्टैंड है उसको रिवर्स कर देती है। पुराना स्टैंड क्या है जो शंकरी प्रसाद केस वाला है कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो आर्टिकल 368 यूज करके फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है, और ऐसी एक अमेंडमेंट आर्टिकल 13 में लॉ की डेफिनेशन के अंदर नहीं आएगी। उसके बाद जब गोलकनाथ केस आता है तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट अपनी प्रीवियस जजमेंट, शंकरी प्रसाद केस वाली जजमेंट, उसको रिवर्स कर देती है। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट क्या बोलेगी कि जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं ये सेंक्रोसेंट हैं, पवित्र हैं, और उसके साथ साथ इम्यूटेबल हैं, जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। तो अगर पार्लियामेंट चाहे कि वो आर्टिकल 368 यूज करके फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर दे तो ऐसा वो नहीं कर सकती। फंडामेंटल राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत पवित्र हैं, सैंक्रोसैंक्ट हैं, इम्यूटेबल हैं, ट्रांसेंडेंटल हैं, जिनको हम ओवरकम नहीं कर सकते, ओवर पावर नहीं कर सकते, जिनको लांघ कर हम नहीं जा सकते। तो ऐसी एक जजमेंट देती है गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट, और यहां पर बोला जाता है कि आर्टिकल 368 पार्लियामेंट को ये पावर नहीं देता, पार्लियामेंट को पावर नहीं देता कि वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर दे, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी एक पार्ट है लॉ की डेफिनेशन का अंडर आर्टिकल 13। अब यहां पर आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए अगर आप में से कोई बच्चा नहीं समझा मैं दोबारा समझाता हूं। पहली जजमेंट है शंकरी प्रसाद केस एसपीसी, ठीक है, और दूसरी जजमेंट है गोलकनाथ केस। जो शंकरी प्रसाद केस है यहां पर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि पार्लियामेंट अगर चाहे तो आर्टिकल 368 यूज करके फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकता है, को अमेंड कर सकता है, कैन बी अमेंडेड, कैन बी अमेंडेड। और इसके साथ साथ इन्होंने बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होगा जो ये अमेंडमेंट कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो ये फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर रहा है, ये आर्टिकल 13 में लॉ की डेफिनेशन के अंदर नहीं आएगा। आर्टिकल 13 में लॉ की डेफिनेशन है जो वहां पर ये इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, अब गोलकनाथ केस में क्या होता है कि जजमेंट रिवर्स हो जाती है। यहां पे कहता है कि पार्लियामेंट के पास नो डाउट अमेंडिंग पावर है आर्टिकल 368 में, वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर सकता है, लेकिन वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकता है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अमेंडेड बाय पार्लियामेंट यूजिंग आर्टिकल 368। और इन्होंने ये भी बोला कि कोई भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो होता है, इट इज पार्ट ऑफ द आर्टिकल 13। ऐसा नहीं है कि लॉ की डेफिनेशन में आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं आएगा। ठीक है, अब गोलकनाथ केस के बाद जो पार्लियामेंट है वो रिएक्टिव हो जाती है। इंदिरा गांधी एक बहुत ही पावरफुल लेडी है उस टाइम पर, तो वो इस जजमेंट को पचा नहीं पाती हैं। सेम टाइम पर गवर्नमेंट का ये भी एम होता है कि अगर हम फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं करेंगे तो हम वेलफेयर मेजर्स कैसे करेंगे। तो यहां पर गवर्नमेंट जो है वो लेकर आती है पार्लियामेंट में 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ, ठीक है, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। यहां पर पार्लियामेंट एक अमेंडमेंट एक्ट करती है और वो कहती है कि जो आर्टिकल 13 है और आर्टिकल 368 जो है, आर्टिकल 13 एंड आर्टिकल 368, उनको हम अमेंड कर रहे हैं
और यहां पर वो कहती है कि पार्लियामेंट हैज द पावर टू अमेंड एनी प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी प्रोविजन अमेंड करने की पावर रखते हैं, भले वो फंडामेंटल राइट्स हैं, भले वो डीपीएसपी हैं, भले वो ड्यूटीज हैं, कुछ भी चीज है उसको हम अमेंड कर सकते हैं। उस टाइम पर ड्यूटी नहीं थी, बाद में ऐड हुई थी, लेकिन ये एक बोला गया पार्लियामेंट के द्वारा चीज इस अमेंडमेंट एक्ट में कि हम कुछ भी अमेंड कर सकते हैं, हमारे ऊपर कोई रोक नहीं है। वी हैव अनलिमिटेड पावर इन आर्टिकल 368 कि हम कुछ भी अमेंड कर सकते हैं। और इसी अमेंडमेंट एक्ट में उन्होंने ये भी बोला कि आर्टिकल 13 की डेफिनेशन में, जो लॉ की डेफिनेशन आर्टिकल 13 में, यहां पर हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं रखते हैं। ठीक है, अब यहां पर थोड़ी ठंड जाती है। सेम टाइम पर होता क्या दोस्तों, केरला में एक और केस चल रहा होता है। केरला में जो केरला गवर्नमेंट है वो लैंड रिफॉर्म एक्ट लेकर आती है, केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट 1963। और इस पर्टिकुलर एक्ट के बाद क्या होता है कि लैंड रिफॉर्म्स हो रहे होते हैं केरला में। अब केरला में एक पर्सन है केशव नंदा भारती, एक रिलीजियस बॉडी है, और उसके साथ साथ उनकी जब लैंड एक्वायर की जाती है तो वो केस फाइल करते हैं। तो यहां पर एक केस है जो आता है फ्रॉम केरला, केशव नंदा भारती एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, केस जो सुप्रीम कोर्ट में आता है। तो सुप्रीम कोर्ट अब उस केस के मदद से, उस केस के स्कोप को एक्सपेंड करते हुए इस पर्टिकुलर चीज को भी चेक करेगी, और उसके अलावा वो कुछ और चीजें भी चेक करेगी। अब केशव नंदा भारती केस जो आप सबने सुना होगा, वहां पर एक पर्टिकुलर जजमेंट सुनाई जाती है जहां से हमें डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर रिलीज होती हुई दिखती है। देखिए होता क्या है कि जब केशव नंदा भारती केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है अपील के थ्रू, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि अब हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें चेक करने वाले हैं। अब हम पहले तो ये चेक करेंगे कि आर्टिकल 368 पार्ट 20 आई होप सब जानते होंगे, वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन की जो अमेंडमेंट का प्रोसीजर है वो प्रिस्क्राइब किया गया है। तो अब सुप्रीम कोर्ट कहती है केशव नंदा भारती केस में कि हम यहां पर सबसे पहले तो ये चेक करेंगे क्या आर्टिकल 368 में सिर्फ प्रोसीजर बताया गया है या पार्लियामेंट को पावर भी दी गई है अमेंडमेंट के लिए। दूसरी बात वो कहते हैं कि हम ये भी चेक करेंगे कि जो पावर दी गई है क्या ये अनलिमिटेड पावर है या रेस्ट्रिक्टेड पावर है। और तीसरी बात जो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो ये कही जाती है कि हम ये भी चेक करेंगे कि जो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, जहां पर ये बोला गया है कि पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, क्या ये भी सही है या नहीं है। तो आती है हमारी केशव नंदा भारती केस जजमेंट 24 अप्रैल 1973 को। ये वही दिन है जिस दिन सचिन तेंदुलकर पैदा हुए थे, 24 अप्रैल 1973। और देखिए इस जजमेंट की खास बात क्या है कि यहां पर हमें फुल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट देखने को मिलेगी। 13 के 13 जज, जो उस टाइम पर मैक्सिमम स्ट्रेंथ थी सुप्रीम कोर्ट की, 13 के 13 जज इस पर्टिकुलर केस पर बैठेंगे। और यहां पर 7:6 मतलब बहुत क्लोज कंटेस्ट के बाद ये जजमेंट सुनाई जाएगी। और इस जजमेंट के बाद सबसे पहले होगा क्या कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस 24th अमेंडमेंट एक्ट की वैलिडिटी को मान लेगा कि हाँ ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। वो मानेगा कि हाँ आर्टिकल जो 368 है यहां पर ना सिर्फ प्रोसीजर प्रिस्क्राइब किया गया है बल्कि पार्लियामेंट को पावर भी दी गई है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है, किसी भी प्रोविजन को अमेंड कर सकता है। बट क्योंकि जुडिशरी यहां पर थोड़ी प्रोएक्टिव है और उसको पता है कि अब अगर हम ऐसी जजमेंट दे देंगे तो अब पार्लियामेंट कुछ भी अमेंड करने वाला है, तो वो एक डॉक्ट्राइन लेकर आता है, डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, जहां पर वो कहता है नो डाउट आर्टिकल 368 में पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कुछ भी अमेंड कर सकता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, बट ये पावर सब्जेक्टेड है टू द डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। मतलब क्या कि आपके पास 2000 रुपए, आप इसको कहीं भी खर्च कर सकते हैं, लेकिन आप नशीली पदार्थ में इसको खर्च नहीं करेंगे, नशीली पदार्थ आप इसे नहीं खर्चेंगे। तो आपने क्या किया कि एक तरह की पावर भी दे दी, तो आपने 2000 रुपए भी दे दिए, लेकिन आपने कुछ कंडीशंस भी इंपोज कर दी। तो सेम काम वहां पर सुप्रीम कोर्ट करती है, वो कहती है कि लो आपके पास पूरी पावर है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी सेक्शन अमेंड करो, कुछ भी अमेंड करो, लेकिन आप ये बेसिक स्ट्रक्चर जो कोर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, जो स्पिरिट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, जो बेसिक फिलॉसफी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, उसको आप अमेंड नहीं कर सकते। तो यहां पर एक रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई, किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जुडिशरी के द्वारा, ऑन द एक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर थ्रू दिस पर्टिकुलर डॉक्ट्राइन। और यहीं पर ये डॉक्ट्राइन हमें बहुत सिग्निफिकेंट देखने को मिलती है। अब आते हैं हमारे आज के टॉपिक पर।
थोड़ा मैंने आपको बैकग्राउंड बताया। तो जो डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है ये कहती क्या है, इसकी एक वर्डिंग क्या है, आप लोगों को पता होनी चाहिए। अगर आप 4 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपको ये लाइन लिखनी है सबसे पहले। अगर आप 8 मार्क्स का कर रहे हैं तो भी आपको ये लाइन सबसे पहले लिखनी है। इट स्टेट्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज सर्टेन बेसिक फीचर। होता है ना कि एक आदमी का बेसिक एक नेचर होता है, किसी पर्टिकुलर आदमी की कोई बेसिक फीचर होती है। सेम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है उसकी भी कुछ बेसिक फीचर्स हैं दैट कैन नॉट बी अल्टर्ड और डिस्ट्रॉयड थ्रू अमेंडमेंट्स बाय द पार्लियामेंट, जिसको पार्लियामेंट अमेंडमेंट प्रोसीजर फॉलो करके डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, ऑल्टर्ड नहीं कर सकता। ठीक है। उसके बाद द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन हैज कंसोलिडेटेड द बैलेंस बिटवीन रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा रिजिड देखने को मिलेगा जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डॉक्ट्राइन। फ्लेक्सिबिलिटी कब आती है, जब आपका जैसा मन करे आप वैसे अमेंडमेंट कर दो, या आप एक ऑर्डिनरी लॉ के जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करके अमेंडमेंट कर दो। रिजिडिटी कब आती है, जब आप एक स्पेशल प्रोसीजर फॉलो करो आर्टिकल 368 का, या फिर आपको पता हो कि देखो ये पार्ट आप अमेंड नहीं कर सकते, इसको अमेंड करने के लिए पहले आपको सुप्रीम कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो यहां पर रिजिडिटी आई और इसके साथ साथ जो बेसिक स्पिरिट थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की उसको भी प्रिजर्व किया गया, उसको भी प्रोटेक्ट किया गया। ठीक है। अब आप लोगों को पता लग गया कि डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है क्या। तो क्या आप ये जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर वर्ड नहीं है? कहीं भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल में आपको डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर वर्ड देखने को नहीं मिलेगा। तो जैसा मैंने आपको बताया कि इस डॉक्ट्राइन की शुरुआत कहां से होती है, शंकरी प्रसाद केस 1951, जहां पर फर्स्ट अमेंडमेंट जो है उसको चैलेंज किया जाता है कि क्या हमारी पार्लियामेंट डीपीएसपीज को इंप्लीमेंट करने के लिए, वेलफेयर पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने के लिए, लैंड रिफॉर्म्स मेजर को इंप्लीमेंट करने के लिए फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 31 को अमेंड कर सकती है। तो यहां पर शंकरी प्रसाद केस में सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि हां, पार्लियामेंट अगर चाहे तो आर्टिकल 368 यूज करके हमारे फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है, और ऐसा एक अमेंडमेंट आर्टिकल 13 में लॉ की डेफिनेशन में नहीं आएगा। ठीक है। फिर आता है गोलखनाथ केस वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। यहां पर सुप्रीम कोर्ट अपनी अर्लियर जजमेंट को रिवर्स करती है और कहती है कि फंडामेंटल राइट्स आर सैंक्रोसेंट, इम्यूटेबल, ट्रांसेंडेंटल, पवित्र हैं, जिनको आप ओवरकम नहीं कर सकते, जिनको आप लांग नहीं सकते, बहुत ही मतलब एक होता है ना कि पूजनीय है एक तरह से। और यहां पर कहता है कि पार्लियामेंट आर्टिकल 368 यूज करके जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनको अमेंड नहीं कर सकती है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो भी आर्टिकल 13 में लॉ की डेफिनेशन में आता है। फिर आती है केशवानंद भारती केस, क्योंकि यहां पर बीच में 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेकर आती है पार्लियामेंट, जो कहती है कि आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 को हम अमेंड कर रहे हैं, और आर्टिकल 368 हमें अनलिमिटेड पावर देता है कि हम कुछ भी अमेंड करें। तो इस केस में केशवानंद भारती केस में 1973 में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हां, आप कुछ भी अमेंड कर सकते हो, बिल्कुल आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आप बेसिक स्ट्रक्चर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है उसको ऑल्टर नहीं कर सकते, उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते यूजिंग आर्टिकल 368। ठीक है। फिर आता है इंदिरा गांधी केस। देखिए एक और बात मैं आपको बता दूं जो आपको शायद कहीं और पता ना लगे, कि केशवानंद भारती केस को पॉपुलरली फंडामेंटल राइट्स केस भी कहते हैं। बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि विच केस इज ऑल्सो नोन एज फंडामेंटल राइट केस, तो इट इज केशवानंद भारती केस। ठीक है। अब यहां पर 24th अमेंडमेंट चेक हो गई। इसके बाद क्या होता है कि जो पार्लियामेंट है वो रिएक्ट करेगी। उस टाइम इंदिरा गांधी अगेन बहुत पावरफुल हैं, तो वो रिएक्ट करती हैं, और बेसिकली होता है कि उस टाइम पर इंदिरा गांधी के ऊपर एक इलेक्शन केस भी चल रहा होता है, जहां इलेक्शन केस में इंदिरा गांधी के हारने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि एक 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेकर आती हैं, और इस 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में वो कहती हैं कि जो इलेक्शन मैटर है पीएम के या लोकसभा के स्पीकर के, उनको हम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से दूर रखते हैं, कोर्ट उनमें इंक्वायरी नहीं कर सकता। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट के पास अगेन केस जाता है, जिस केस का नाम है इंदिरा गांधी नेहरू केस, या फिर पॉपुलरली उसको बोला जाता है इलेक्शन केस। अब इस केस में क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा बोलता है कि वी आर अगेन प्रोपाउंडिंग आवर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, जहां पर हम कहते हैं कि हमने जो केशवानंद भारती की जजमेंट दी है वहां पर हमने जो डॉक्ट्राइन बताई है उसको हम अपहेल्ड करते हैं, और उसके साथ साथ हम कहते हैं कि जुडिशियल रिव्यू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक फीचर है जिसको पार्लियामेंट अमेंडमेंट के थ्रू ऑल्टर नहीं कर सकता। तो इलेक्शन केस में जो 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उसकी वैलिडिटी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाता है। और उसके बाद आता है मिनर्वा मिल केस, क्योंकि यहां पर अगेन 42nd अमेंडमेंट आती है, जहां पर अगेन पार्लियामेंट कहती है कि आर्टिकल 368 के ऊपर कोई डॉक्ट्राइन नहीं लगती, आर्टिकल 368 में अनलिमिटेड पावर देता है। तो मिनर्वा मिल केस में सुप्रीम कोर्ट एक बहुत ही प्यारी लाइन बोलती है कि आर्टिकल 368 में जो लिमिटेड
जो लिमिटेड कम अमेंडिंग पावर दी गई है पार्लियामेंट को, उन लिमिटेड पावर का यूज करके पार्लियामेंट अपनी पावर को अनलिमिटेड नहीं बना सकता, बढ़ा नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल, एक तरह की इन्वेस्टमेंट नहीं है कि अगर मैंने आपको 2 रुपए दिया, आपने इन्वेस्ट करके 3 कर लिए, फिर आपने 4 कर लिए, फिर आपने 5 कर लिए, ऐसा नहीं है। अगर आपको लिमिटेड पावर दी गई है तो वो लिमिटेड पावर ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, जिसको आप फर्दर अमेंड करके बढ़ा नहीं सकते। ठीक है, तो मिनर्वा मिल केस में जो हमारी डॉक्ट्राइन है फाइनली इस्टेब्लिश हो जाती है। अगेन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन क्या है, कैसी है, कौन से आर्टिकल में है, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। इसके साथ साथ जुडिशरी ने भी ये नहीं बताया कि कौन कौन से एलिमेंट, अब होता है ना कि बेसिक स्ट्रक्चर आपने बोल दिया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती, लेकिन आपको यह भी बताना होगा कि बेसिक स्ट्रक्चर में आता क्या क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी एक जजमेंट में नहीं बताया कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन में क्या क्या आता है। डिफरेंट जजमेंट में डिफरेंट चीजों को इंक्लूड किया गया है। जैसे केशवानंदा भारती केस में कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स को ऐड किया गया कि हाँ ये एलिमेंट हमारे पार्ट हैं बेसिक स्ट्रक्चर का। उसके बाद मिनर्वा मिल केस में कुछ एलिमेंट्स को ऐड किया गया, जुडिशियल रिव्यू को बाद में ऐड किया गया, रूल ऑफ लॉ को बाद में ऐड किया गया। तो धीरे धीरे एलिमेंट बढ़ते गए, तो लगभग 20 के आसपास एलिमेंट ऐसे हैं जो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को बनाते हैं। ठीक है, अब सिग्निफिकेंस क्या है इस पूरी जजमेंट की। अब हम बात करें केशवानंदा भारती केस की, या फिर आप अपने आंसर की बात करें तो आपने जजमेंट मेंशन कर दी या बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन मेंशन कर दिया सबसे पहले कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन होता क्या है। फिर आपने बताया कि कौन सी जजमेंट में डॉक्ट्राइन आया। फिर आपने बोल दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी आर्टिकल में मेंशन नहीं है। फिर आप बोलेंगे इट हेल्प्स टू प्रिवेंट एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव एक्सेसेस, मतलब एग्जीक्यूटिव का जो मन करे वो अमेंड कर दे, ऐसा ही उसने रोक लगा दी। लेजिस्लेचर का जो मन करे वो कर दे, उस पर भी इसने रोक लगा दी। इसके साथ साथ इसने बोला कि आप कोई भी पार्ट या कोई भी आर्टिकल अमेंड कर सकते हो बट सब्जेक्ट टू दिस पर्टिकुलर लिमिटेशन। और इसके साथ साथ इन्होंने एक जो सेपरेशन ऑफ पावर वाला कंसेप्ट है, चेक्स एंड बैलेंसेस वाला कंसेप्ट है, उसको भी अप्लाई कर दिया कि जो पार्लियामेंट है उसके एक्शन पर कहीं ना कहीं चेक रहेगा, किसका, हमारी जुडिशरी का। तो जुडिशरी अगर चाहे तो जुडिशियल रिव्यू कर सकता है किसी भी लेजिस्लेटिव इनेक्टमेंट का या किसी भी एग्जीक्यूटिव एक्शन का, और चेक कर सकता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है। वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट तो नहीं अमेंड करेंगे हमारे पार्लियामेंट वाले, तो वो चेक कर सकता है। ठीक है, तो यहां पर आपको बता दूं कि केशवानंदा भारती के इस जजमेंट में कुछ कंपोनेंट बताए गए, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, हम कोई भी ऐसी अमेंडमेंट नहीं कर सकते जहां पर हम कॉन्स्टिट्यूशन से भी ऊपर चले जाएं। देन यूनिटी एंड सॉवरिटी ऑफ इंडिया, हमारा पार्लियामेंट कुछ भी ऐसी अमेंडमेंट नहीं कर सकता जो इस चीज को थ्रेट कर दे। डेमोक्रेसी, रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इनको पार्लियामेंट ऑल्टर नहीं कर सकता। उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें आई, जैसे रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल रिव्यू, पार्लियामेंट्री सिस्टम, रूल ऑफ इक्वालिटी। तो ये एलिमेंट ऐड होते जा रहे हैं अभी भी, तो स्टैटिक नहीं है कि एक एलिमेंट ये फिक्स हो गए 20 ही हैं, इनके अलावा कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। अभी भी डिफरेंट जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट जो है वो एलिमेंट्स को ऐड करती जा रही है। जैसे वमन राव केस में भी बहुत सारे एलिमेंट ऐड हुए थे। तो ये हमारा एक पूरा लेक्चर था जहां पर हमने डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर कवर किया। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। एक और पॉइंट मैं बताता हूं जो आपने शायद कहीं और नहीं पढ़ा होगा, कि क्या किसी और देश में भी सिमिलर टाइप की डॉक्ट्राइन है। आप मुझे आंसर बताएंगे। अगर आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में आंसर बताया तो आई विल बी वेरी प्राउड ऑफ यू। अगर आपने नहीं बताया तो प्लीज़ वहाँ पर लिख दीजिएगा कि सर प्लीज़ आप बता दो, तो मैं आपको बताऊंगा कि किसी और देश में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है। अगर आप लोगों ने लेक्चर ध्यान से सुना है तो अब मैं आप लोगों के सामने दो क्वेश्चंस रखने जा रहा हूँ, उनके आंसर दीजिएगा। होमवर्क क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि इन द लाइट ऑफ दीज टू स्टेटमेंट्स चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। आपको 2 स्टेटमेंट दी गई हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। It has been mentioned in Article 13 of Indian Constitution, sorry, basic structure doctrine, यहाँ पर basic structure doctrine कर लीजिए, has been mentioned in Article 13 of Indian Constitution। सेकेंड स्टेटमेंट है कि रूल ऑफ लॉ इज वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब आपको मुझे अपना आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। और एक आपके लिए मेंस का क्वेश्चन है, आपको आंसर लिख के अगेन कमेंट सेक्शन में पेस्ट करना है। अगर आपने रिव्यू कराना है, अगर आपने मार्क्स लेने 8 नंबर में से, तो इस क्वेश्चन का आंसर प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के दीजिएगा। डिस्कस द डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स एवोल्यूशन। आपको इस क्वेश्चन का आंसर अगेन कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जहां पर हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किया। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।